आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, बहुत ही वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कर्ज का जीवन विकास में जो कर्ज है वो किस तरह से बाधा बनता है। वैसे तो इस विषय पर परम सरदेव भंते जी के द्वारा बहुत सारी देशनाएं दी गई हैं, बहुत सारी बार उन्होंने बताया है कि समाज को कैसे कर्ज विपदा में डालता है, कैसे इंसान कर्ज लेकर के वह अपने जीवन को बाधा में डाल देता है। फिर भी कुछ ऐसे बिंदु है जो हम आपके बीच में रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें इस बात पर आना होगा कि जो कर्ज है वो इंसान को लेना क्यों पड़ता है। ऐसी कौन सी मजबूरियां रहती हैं कि इंसान अपना एक आम जीवन जीते जीते उसे कर्ज लेना पड़े। अगर हम सार्वभौमिक बात करें तो ज़्यादातर देखिए, ज़्यादातर जो भी लोग हैं, अगर हम जो सर्विस में हैं उनकी बात करें, उनका तो चलो हम कह सकते हैं कि उनकी पर मंथ इनकम आती है। लेकिन जो लोग मजदूरी करते हैं या जिनका अपना काम है, उनके लिए एक एक पैसा बचाना या अपने पैसे को किस तरह से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम देखते हैं आज समाज में कि समाज किस ओर जा रहा है। समाज की एक जो व्यवस्था बनी हुई है, अगर हम उस व्यवस्था की बात करें तो पहले भी वो व्यवस्था थी और आज भी है। जो पहले व्यवस्था थी, पहले भी हम थोड़ा सा 50 साल पहले या 30 साल पहले की अगर बात करते हैं कि उस समय में जब शादियां होती थी या कोई भी घर में बड़ा कार्य होता था, चाहे किसी का जन्म है, चाहे विवाह है, चाहे किसी की मृत्यु है, तो कर्ज तो उस समय भी लिए जाते थे। उस समय में और ज़्यादा हमारे लोगों के पास पैसा नहीं था, फिर भी लोग अपने जो भी ऐसे कार्य होते थे, समाज की व्यवस्था के अनुसार, परंपरा के अनुसार, वो उस कार्य को करने के लिए किसी एक साहूकार से कर्ज लेते थे। जो भी जमींदार होते थे, साहूकार होते थे, उनसे कर्ज लेते थे और कर्ज लेने के बाद में फिर उनका जो भी कार्य होता था वो करते थे। पहले ज़्यादातर लोग खेतों में ही काम करते थे, तो उनका खेतों में काम करना, उनकी बंधुआ मजदूरी करना, ये पहले की बातें हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज भी कर्ज लिया जाता है। आज कर्ज को आसान बना दिया गया। आज इंसान को ऐसे लगता है कि मेरा क्या जाता है, महीने की किस्त तो भरनी ही है। और किस्त भरने के चक्कर में इंसान को पता नहीं चलता है कि उसने कितना कर्जा ले लिया है। हर महीने उसकी किस्त जाना, हर महीने जो उसने किसी से कर्जा लिया है उसकी बातें सुनना, ये जो व्यक्ति कर्ज लेता है उसकी आदत सी बन जाती है और उसका पूरा जीवन फिर इसी उसमें बीत जाता है। चिंता रहती है कि मुझे अब पैसा देना है, मुझे अब पैसा देना है। हम यहाँ ज़्यादातर आगरा में मैं देखती हूँ, आगरा में बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको हम जानते थे और जिन्होंने अपने एक एक बच्चे की शादी की और उन्होंने अपने जो उनके पास थोड़े मोटे घर थे वो भी उन्होंने जिससे कर्जा लिया था उसको दे दिए। तो इन बातों से हमें पता लगता है, साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम कर्ज लेते हैं और कर्ज लेने के बाद में जो हमारी दुर्गति होती है उसका कारण कौन है, उसका कारण हम किसे माने, अपने आप को, नाते रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, परिवार को, या फिर समाज को। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो इसका कारण समाज ही होता है। समाज क्यों होता है? क्योंकि एक व्यक्ति जब कुछ भी कार्य करता है
क्योंकि जीवन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं लोग। जब किसी का जन्म होता है, जब किसी की शादी होती है, या जब किसी के यहाँ कोई दुनिया से चला जाता है। इन 3 कार्यों के लिए ही व्यक्ति को लगता है कि अब मुझे दिखाने का समय आया है, अब मुझे अपनी प्रशस्ति दिखानी है कि मैं अपनी प्रशस्ति कैसे दिखा सकता हूँ। लोगों को पता लगना चाहिए कि इसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, लोगों को पता लगना चाहिए कि इसके घर में शादी हुई है, और लोगों को ये भी पता लगना चाहिए कि इसके घर में अभी कोई चला गया है। तो जो ये पता लगने वाली बात है, दिखाने वाली बात है, इस दिखाने वाली बात ने ही समाज को पीछे की ओर धकेला है, और इसमें समाज बराबर का ही गुनहगार है। जिस तरह से समाज कहता है कि ये काम तो तुझे करना ही होगा, जैसे अभी कहा कि एक तो जुल्म देने वाला यानी कि जुल्म करने वाला, और एक जुल्म सहने वाला, ये 2 लोग हैं, जुल्म सहने वाला और करने वाला। अब जुल्म कोई क्यों सहता है? जब उसे किसी का कुछ देना होता है, वो मजबूर होता है, उसे उसकी सुननी पड़ती है। और मजबूर क्यों होता है? जब उसे समाज की बनाई हुई परंपराओं को ढोना होता है। समाज में जो रीति रिवाज बने हुए हैं, उन्हें जब वो मानता है तो उसे किसी जुल्मी का जुल्म सहना पड़ता है, यानी उसे उससे कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज क्यों लिया? क्योंकि उसको फर्ज निभाना था। अगर किसी को बच्चा हुआ है तो फिर पिता का फर्ज निभाओगे, माता पिता का फर्ज निभाना पड़ता है। और माता पिता का फर्ज तो दोनों तरफ से निभता है कि अगर महिला है, पुरुष पिता बना है तो महिला माँ बनी है, और जो माँ बनती है उसके तो मायके से भी कर्जदार होते हैं। तो जो डबल ये कर्ज है, ये एक फर्ज की वजह से है कि हमारा एक फर्ज है, हमें फर्ज अदा करना है। फिर उसके बाद में हम शादी की भी बात करें, शादी करना भी एक बहुत बड़ा फर्ज है माँ बाप के लिए। उस फर्ज को चुकाने के लिए भी उसे कर्ज लेना होता है। और मृत्यु की बात करें, मृत्यु के बाद भी जब घर में किसी की भी मृत्यु होती है, कोई भी जब दुनिया से जाता है, तो उसके लिए फर्ज बन जाता है उस परिवार के लिए कि मेरे घर से कोई सदस्य गया है, ताकि लोग मुझे ये ना कहे कि इसने जो जाने वाला सदस्य है उसके याद में ये नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो होती है, फर्ज की बात, और फर्ज से फिर व्यक्ति जब फर्ज निभाता है, क्योंकि फर्ज निभाने के लिए तो धन चाहिए, और धन जब लेता है तो वो उसके लिए मर्ज बन जाता है, बीमारी बन जाता है। और बीमारी क्यों बनता है? क्योंकि उसे समाज ने गलत परंपराएं निभाने के लिए मजबूर किया। उसे गलत परंपराएं निभानी है, भले ही वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन समाज को तो दिखाना ही है कि मुझे ये करना है। उसके बाद में अब वो होता कैसे है, किसकी मर्जी से होता है? देखिए यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण है। मान लो किसी के घर में शादी है, आप सब देखते हैं, सब समाज में रहते हैं, हम समाज के हर घर से वाकिफ हैं। जब किसी के घर में शादी होती है तो शादी में सबसे ज्यादा जो निकट होते हैं नाते रिश्तेदार, परिवार में जो भी जन है, उसके बाद में उनके मित्र होते हैं, गांव के लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, और उसमें उनका जो भी रहन सहन होता है, समाज भी आ जाता है। ये सारे लोग मिलकर के दबाव डालते हैं कि भाई शादी है तुम्हारे घर में, तुम फला वाला वो मैरिज होम कर लेना, वहां पे ऐसे शादी होती है, इस तरह से होती है। मित्रगण होते हैं, वो कहते हैं अरे बिना बैंड बाजे के कैसे शादी होगी, खाना भी अच्छा खिलाओ, जब तुमने लोगों का खाया है तो खिलाना भी पड़ेगा।
ये बात बार बार लोगों से है कि जब हम खा रहे हैं तो खिलाना भी पड़ेगा, या जब तुमने खाया है तो खिलाना भी पड़ेगा। तो ये जो बात है, जो जब समाज किसी व्यक्ति को मजबूर करता है ये करने के लिए कि तुमने ये किया है तो करना भी पड़ेगा, इसी वजह से व्यक्ति मजबूर हो जाता है और उसे मजबूरन कर्ज लेना पड़ता है, मजबूरन उसे ये कार्य करना पड़ता है और अपने तमाम जो जीवन की खुशियां होती है वो उन खुशियों को दांव पे लगाकर पूरी उम्र उस कर्ज को ही चुकाता रहता है। हम आज के दौर की बात करें, आज के दौर में जब हम महंगाई की बात करते हैं तो बहुत महंगाई बढ़ गई है। लेकिन जब हम शादी ब्याह की बात करते हैं, घर में और रीति रिवाज की बात करते हैं, घर में और फंक्शन की बात करते हैं, तब हमें महंगाई नहीं लगती है। तब लगता है लोगों को कि ये तो करना जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। और आज के दौर में तो देखो कि पहले शादियों में ज्यादा तामझाम नहीं थे। हम कहते हैं कि हमने विकास कर लिया है, समाज पढ़ लिख गया है तो आगे बढ़ गया है। जितना जितना समाज पढ़ लिख गया है उतना उतना दिखावे की ओर भी बढ़ गया है। पहले देखिए कैसे होता था कि कोई भी व्यक्ति है, किसी के यहाँ लड़का लड़की का रिश्ता होना है, बस लड़की को एक ही बार देखा जाता था, लड़के को भी एक ही बार देखा जाता था और रिश्ता ऐसे ही पक्का हो जाता था और उसके बाद में शादी ही रखी जाती थी। लेकिन आज के दौर की अगर बात करें, सबसे पहले तो लड़की को देखा जाता है, फिर गोद भराई, मांग भराई, फिर उसके बाद में उसकी दोनों की रिंग सेरेमनी के बाद में फिर क्या है, मेहंदी, हल्दी, और हल्दी के लिए अलग आप मैरिज होम करते हो। और एक और बड़ी बात आ गई है आज तो, प्री वेडिंग। प्री वेडिंग भी एक चल गया है। और प्री वेडिंग कौन करता है? जो बड़े बड़े लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिमान है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उतनी ज्यादा ही उसके घर में जब शादी है तो उसकी प्री वेडिंग होती है। और उसी को देखकर, चाहे वो फिर फिल्मी अंदाज हो, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे वो और कोई चीज हो, उसी को देखकर आज का जो नौजवान है, आज की जो चकाचौंध में वो मिलकर देखकर उसको वो भी सोचता है कि मुझे भी ऐसे कर लेना चाहिए, मेरा भी ऐसे ही अगर मेरी शादी होगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब जो असल बात है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं कि उसको हमें किस तरह से देखना है। ये सारी चीजें जहां से शुरू हुई, इस बात पे अगर हमारा समाज थोड़ा सा सोचे कि ये सारी चीजें शुरू क्यों हुई और कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की। जैसे हम टीवी सीरियलों की बात करते हैं, सबके घर में आजकल बड़ी बड़ी एलईडी है, टीवी है और सब लोग देखते भी हैं, सीरियल ज्यादा देखते हैं, महिलाएं तो और ज्यादा देखती हैं, लड़कियां तो और ज्यादा सीरियल देखती हैं। जब वो सीरियल देखती हैं और आजकल उसमें दिखते भी बड़े सुंदर सुंदर हैं, तो वो देखती हैं तो उसमें महंगे महंगे लहंगे, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे गहने वो पहने होती हैं और उनकी बड़ी अच्छी एड भी देते हैं वो लोग। उनको लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो तो 1 मिनट की एड के पता नहीं लाखों करोड़ों रुपया ले लेती हैं और हम उस एक चीज को लेने के लिए पूरे घर को सिर पे उठा लेते हैं कि हमें भी ऐसा चाहिए, मुझे भी ऐसा वाला ही लहंगा चाहिए, मुझे भी ऐसे वाला ही पैंट कोट चाहिए। तो जो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें देखकर ही हो रही है। ऐसे कहा जाता है कि देखकर ही व्यक्ति बदलता है। जब हम इस व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, जो अभी चल रही है, ये सारी व्यवस्था देखने से तो हुई है। अगर हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, अगर हम इस व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें भी कुछ ऐसे प्रेरणा स्रोत रखने होंगे, ऐसे हमें शादियां करवानी होगी, ऐसे नौजवानों को तैयार करना होगा
ऐसे लोगों को तैयार करना होगा कि जो एक मिसाल बने और मिसाल कायम करे और वो बताए समाज को कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। जिस तरह से समाज कहता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, अगर समाज इसका उल्टा करने लग जाए, समाज कहे कि भैया तुझे पैसा बचाना है, तुझे पैसा बचाना है और पैसा बचाने के लिए तुझे शादी है, ब्याह है, जो भी चीज है घर में, उसमें कम खर्च करना है, कम खर्च करके ही तुझे अपने कार्य को निपटाना है। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। समाज उसको और ज्यादा मजबूर करता है कि तुझे ये करना ही होगा। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा, समाज जिसे हम समाज कहते हैं, जिसे हम रिश्तेदार कहते हैं, जिसे हम अपना कहते हैं, अगर वो थोड़ी सी उनके अंदर करुणा की भावना आ जाए, थोड़ी सी उनके अंदर ये भावना पैदा हो जाए कि जो व्यक्ति एक दिन का 500 रुपये ही कमा रहा है, महीने के 15-20 हजार रुपये ही कमा रहा है और वो शादी में 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो ये आगे कैसे कमाएगा। समाज अगर थोड़ा सा करुणावान हो जाता है, समाज के अंदर अगर मैत्री आ जाती है, तो समाज इन चीजों को रोक सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति इन चीजों को नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति के आगे मजबूरी खड़ी हो जाती है। जैसे हम देखते थे जब हम छोटे होते थे, तो समाज में कोई भी निर्णय लिया जाता था तो सारे लोग बैठ करके निर्णय लेते थे। बड़े बड़े पंच बैठते थे, बड़े बुजुर्ग लोग बैठते थे और कहते थे आज से हम ये प्रथा नहीं करेंगे। तो आज भी समाज है, आज भी समाज के लोग जब सुटिट बुटिट होकर के, तैयार होकर के, पूरे घर के लोग तैयार होकर के, किसी के यहाँ शादी होती है, किसी के यहाँ कोई और फंक्शन होता है, जब वो बन ठन करके वहां जाते हैं और वहां पर जाकर के खाना खा करके उसमें नुक्स निकालते हैं, अरे यहाँ पे ये चीज तो बनी ही नहीं थी, ये चीज तो थी ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब कि वो समाज का हिस्सा नहीं है। वो व्यक्ति तो है लेकिन वो समाज का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप वाकई में अपने आप को समाज का हिस्सा मानते हो और आपकी ही वजह से समाज का एक व्यक्ति कर्जदार हो रहा है, एक व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, और हम सब लोग बड़ी शान से जाते हैं, बड़ी शान से हम सब लोग वहाँ पर खाना खाते हैं और हमें लगता है कि हमने सामाजिकता निभाई है, हमने भाईचारा निभाया है। अगर नहीं जाएंगे तो भाईचारा नष्ट हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा। नहीं जाएंगे तो भाईचारे का क्या होगा, मैं उनके नहीं जाऊंगा तो मेरे यहाँ कौन आएगा। तो ये जो सारी चीजें बनाई हुई है, ये सब चीजें क्यों बनाई हुई है, इस चीज को भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि फायदे वाले का फायदा होता है और जिसके घर में ये चीजें होती है वो पूरी उम्र उभर नहीं पाता है। आपके घर में कोई भी आइटम आता है, कोई भी वस्तु लेकर आते हैं, वो ज्यादातर वस्तु दूसरे समाज के लोगों की होती है। हम देखते हैं कि समाज में जो व्यापार करता है वो ज्यादातर बनिया कम्युनिटी व्यापार करता है। आप देखिए उनके यहाँ शादियां होती होगी तो मुझे नहीं लगता कि जितना हम लोग खर्च करते हैं उतना वो लोग करते होंगे। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि जब अदर उसमें शादियां होती हैं, बनियों में, रिफ्यूजियों में या दूसरे उसमें होती है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जिसके पास पैसा होता है, मान लो लड़की वाले के पास पैसा है और उसे लड़के वाले को देना है, तो वो हमारी तरह थाली में सजा के नहीं देते हैं, वो दिखा के नहीं देते हैं, या वो कर्ज लेके भी नहीं देते हैं। वो चुपचाप चेक देते हैं और अपनी बेटी को हाथ में थमा देते हैं कि ले भाई तू अपना कुछ भी करियो, तुझे घर बनाना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है तू इससे कर सकती है, अपने दामाद को हेल्प कर सकते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जिसके पास है वो भी बर्बाद करता है और जिसके पास नहीं है वो भी बर्बाद करता है। क्यों? क्योंकि समाज को सारी चीजें दिखानी होती है कि हमने ये सारी चीजें दी है।
ये सारी चीजें देनी ही है, ये सारी चीजें देनी आवश्यक है। नहीं देंगे तो समाज में कहेंगे कि देखो कैसे माता पिता है, बेटी की शादी में कुछ भी नहीं दिया। और एक और बात मुझे बहुत अजीब लगती है कि जब भी किसी के यहाँ शादी होती है, चलो पहले हमारे समाज को नहीं पता था, अब तो पता है, शादी होती है या किसी का जन्म होता है या कुछ भी होता है, दो ही चीजें हैं जिनमें ज्यादा दिखावा होता है। किसी का जन्म, जब लड़के का जन्म होता है, जब ज्यादा दिखावा होता है, और जब शादी होती है। जब ये दोनों चीजें होती है, उससे पहले जैसे लड़की की शादी है मान लीजिए, तो लड़की के घर में 2 दिन पहले जो कुछ लड़की को देना होता है वो दिखाया जाता है। जैसे हमारे हरियाणा में तो उसे तीड़ बोलते हैं, तीड़ दिखाई है, लत्ते दिखाए हैं, कपड़े दिखाए हैं, तो वो सारी चीजें दिखाई जाती है कि क्या क्या आप लड़की को दे रहे हो। मामा ने ये दिया, फूफा ने ये दिया, मौसी ने ये दिया, हम ये दे रहे हैं, भाभी ने ये दिया, भाई ने ये दिया। तो वो सारी चीजें समाज की महिलाओं को बुलाया जाता है, आ जाओ भाई, हमने लड़की के कपड़े रखे हुए हैं और कपड़े देख जाओ। फिर उसमें महिलाएं नुक्स निकालेंगी, अच्छा कितने कपड़े की है, कितने सूट दोगे। जब हम छोटे होते थे तो उसमें देखते थे कि 50-50 सूट बेफालतू के। क्या कोई एक लड़की 50 सूट एक साथ पहन सकती है? 50-50 साड़ियां जो अन्यथा में ही दी जाती है और वो कभी पहनी भी नहीं जाती। और फिर उसके बाद में जब आगे वो लड़की जाती है, बहू बन जाती है, जब किसी के यहाँ जाती है, तो वहां भी ये चीज दिखाई जाती है। एक जगह से काम नहीं चलता है कि वहां पे भी जाने के बाद में महिलाएं जब आती हैं मिलने के लिए, तो उनका एक ही प्रश्न होता है, तुम्हारी बहू लेकर क्या आई है, तुम्हारी बहू क्या क्या लेके आई है। और ये क्या क्या लेके आना ही फिर वो सब लोग, वही जैसे मायके में होता है, ऐसे ही जब वो ससुराल जाती है तो जो जो वो लेके जाती है वो सारी चीजें दिखाई जाती है। ऐसे सजा कर रख देते हैं, महिलाएं आएंगी आस पड़ोस की, देखेंगी, अरे अब बहुत अच्छा सामान लेके आई है। वो दिखाना इसीलिए होता है कि कोई ये ना कहे देखो कुछ भी नहीं दिया, देखो कैसे माँ बाप थे, अपनी बेटी को तो दिया ही नहीं, देखो कैसी ये बहू लेके आए हैं, इनकी बहू तो कुछ लाई ही नहीं, फला की बहू तो ये लेके आई है, फला के यहाँ बहू शादी हुई थी वो तो इतना सारा लेके आई थी, किसी की अंगूठी है, कड़ा है, बहुत सारी ऐसी अनावश्यक चीजें होती है कि जो समाज अपने आप बताता है, महिलाएं चर्चा करती है। जब वो चर्चा करती है, उनके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आती कि जिसने ये दिया होगा उसने कहां कहां से कर्ज लिया होगा, जिसने अपनी बेटी को ये सामान दिया है वो कितना मजबूर रहा होगा, और उसने अपनी बेटी को कहां कहां से कर्ज लेकर के ये जितना भी सामान है ये दिया होगा। अब हम देखते हैं कि कहां पर है समाज। हम समाज की बात करते हैं कि समाज तो हर समय व्यक्ति की परीक्षा लेता है, हर समय वो चाहता है कि हम व्यक्ति को कैसे नीचे गिराएं, कैसे व्यक्ति को नीचे गिराया जा सकता है। हम उस समाज की बात करते हैं जो एक व्यक्ति को कर्जदार बनाने में पूरे का पूरा भागीदार होता है, और उस समाज में ही नाते रिश्तेदार आते हैं, उस समाज में ही सगे संबंधी आते हैं, मित्रगण आते हैं, सभी उसी समाज में आते हैं। और समाज एक व्यक्ति को कर्जदार बना करके अपने अपने घर की तरफ हो लेता है, और फिर कहते हैं कि हमारा तो भाईचारा मजबूत है। अगर हम महाकारुणिक बुद्ध की बात पे अमल करते, हमारे महापुरुषों की बात पे अमल करते, तो हमें सादगी से शर्म नहीं आती। हम सादा शादी करते, सादा रूप से हम अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते। सादगी शर्म की बात नहीं है, बल्कि समझदारी की निशानी है। हमें लगता है कि अगर हम सादगी से शादी करेंगे, बिना उस चीज की शादी करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम तथागत बुद्ध की बात करते हैं, यहाँ पर तथागत बुद्ध की मुझे एक देशना याद आ रही है। तथागत बुद्ध से एक बार अनाथ पिंडक
पूछ रहे थे कि हे तथागत, इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन हो सकता है। तो तथागत उनको बताते हैं कि 4 प्रकार से व्यक्ति सुखी हो सकता है। जैसे पहली प्रकार तो भाई किसी के पास धन होना चाहिए, दूसरी प्रकार उस धन का वो उपयोग कैसे करे, और जिसमें तीसरा है कि वो ऋण से मुक्त हो, कर्ज से मुक्त हो, और चौथा है उसमें किसी तरह का दोष ना हो। अब जो इसमें तीसरा पॉइंट है, तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले ये कहा कि जो व्यक्ति कर्ज से मुक्त है, ऋण नहीं किसी का उसे देना है, कर्ज उसे नहीं चुकाना है, तो वो व्यक्ति सुखी है। अगर हमारा समाज, समाज के लोग तथागत बुद्ध की इस देशना को सुन ले, पढ़ ले और उसको जान ले और समझ करके लोगों को बताए, लोगों को कहे कि अगर आप तथागत बुद्ध के अनुयायी हो तो क्या तुम्हें तथागत की बात नहीं माननी चाहिए। तथागत ने कहा कि जो व्यक्ति कर्ज मुक्त है वो सुखी जीवन जीता है, उसे प्रसन्नता होती है। जब किसी व्यक्ति को किसी का कर्ज नहीं देना होता है तो वह यह सोचकर प्रसन्न रहता है कि मुझे किसी का कुछ देना नहीं है। वह यह सोच के सुखी रहता है कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, और अपने जीवन को अच्छे से जीता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कर्ज मुझे नहीं लेना है। क्योंकि देखते हैं हम कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक चीजों के लिए कर्ज नहीं लेता है। आप देखिए कि बहुत कम लोग होंगे समाज में कि जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज लेते होंगे। बच्चों को हाई एजुकेशन देनी है या बच्चों को बाहर भेजना है, बच्चों को बड़ी पढ़ाई करवानी है, उसके लिए कर्ज लेते होंगे। बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको, ना के बराबर ही मिलेंगे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि जो अन्य और कामों के लिए कर्ज लेते होंगे। लेकिन ये जो 3 परंपराएं बनाई है समाज ने कि जन्म भोज, विवाह भोज, मृत्यु भोज, ये 3 परंपराएं ऐसी है कि समाज मजबूर कर देता है किसी व्यक्ति को कर्ज लेने के लिए। अगर हम बुद्ध के अनुयायी हैं तो हमें इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि अगर मुझे अपना जीवन सुखी बनाना है तो मुझे किसी भी कीमत पर कर्ज नहीं लेना है। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कर्ज तो लेना ही नहीं है। और इस बात के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो आज की युवा पीढ़ी है। आज का युवा चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन जब उसकी शादी की बात आती है, शादी की बात आते ही वो मौन हो जाता है और वो कहता है जैसा भी करेंगे माता पिता ही करेंगे। शादी की बात आते ही उसको ऐसे लगता है कि मैं तो अकेला पड़ गया और मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और समाज में लड़कियों का तो ऐसा हाल है, वो तो बेचारी बन के रह जाती है। वो तो, उनको तो जैसा कहा जाता है ऐसे ही करती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव रहता है। वो ज्यादा घर में टीवी सीरियल देख देख के उनका दिमाग पूरा घुमा रहता है कि हमें तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही हमें सच धज के करना है। उस समय उनकी भावना पूरी तरह से मर जाती है अपने माता पिता के प्रति। उन्हें नहीं लगता कि मेरी ये जो शादी है, इस शादी के पीछे मेरे माता पिता कितने मजबूर होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि लड़की को पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है। आप लड़की को कितना भी पढ़ा लिखा लीजिए, लेकिन उसकी शादी में भी आपको उतना ही खर्च करना होगा जितना उसको आपको पढ़ाने में किया है। तो लड़कियों को पढ़ाने और लिखाने का क्या फायदा, लड़कों को पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा कि जब वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने जीवन को नए तरीके से जीने की शुरुआत कर रहे हैं, फिर भी उनको नहीं पता है कि हमें अपने जीवन की शुरुआत कैसे करनी है, हमें अपने जीवन को किस तरह से शुरू करना है।
रूढ़िवादी परंपराओं में फंस करके जीवन की शुरुआत करनी है या एक सादा जीवन बिता करके जीवन की शुरुआत करनी है। देखिए, शादी तो सिंपल कपड़ों में भी हो जाती है। शादी तो आप कहीं भी है वहां पे भी हो जाएगी, कोई छोटा कार्यक्रम है वहां पे भी हो जाएगी, घर पे भी हो जाएगी। पहले शादी लोग घर में ही करते थे। आप सभी जानते होंगे, पहले जो परंपरा थी कि लड़की की विदाई घर से ही होगी, घर में ही लड़की की विदाई होनी चाहिए, छत के नीचे ही विदाई होनी चाहिए। लेकिन आज का दौर ऐसा चल गया कि लोग तो घर जानते ही नहीं, चाहे वो रिश्तेदार हैं चाहे कोई है, सीधा ही मैरिज होम में आएंगे, वहीं से चले जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो जो ये सारी चीजें लगता है कि सुविधाएं बन गई है, सही मायने में सुविधाएं नहीं है। सही मायने में ये समाज को, समाज के व्यक्ति को एक ऐसे कर्जे में डुबोने की साजिश है कि जिससे वो उभर ही ना सके। क्यों? क्योंकि अगर वो कर्ज में नहीं रहेगा तो उसके मन में और भी विकास की बातें आएंगी, विकास की ओर बढ़ेगा। अगर मान लो आपको किसी का भी कर्ज नहीं देना है, तो शादी के बाद आप योजना बनाएंगे कि अभी तो हम माता पिता के घर में रह रहे हैं, अभी हम और एक नया घर ले लेते हैं। फिर हम योजना बनाएंगे कि हम कोई व्यापार कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पास धन है तो ही आप व्यापार कर सकते हो, तो ही आप अपना बिजनेस कर सकते हो। नहीं तो जिस तरह से हमारे पूर्वज मजदूरी करते रहे, आज की हमारी पीढ़ी भी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। इसीलिए जो भी लोग हैं, समाज के लोग, अगर वो ये चाहते हैं कि हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो बिना दिखावा किए आप जो भी बच्चे नई शुरुआत कर रहे हैं अपने जीवन की, उन बच्चों को अगर आपके पास धन है, कर्ज लेके नहीं देना है, जिस भी माँ बाप के पास है, तो उन दोनों बच्चों की नए जीवन की शुरुआत के लिए उनका कुछ ऐसा व्यापार डलवाएं कि जिससे वो पूरी उम्र भर उस व्यापार से आगे बढ़ सके, उस व्यापार से अपने जीवन को चला सके, ताकि वो अपने जीवन को सुंदर बना सके। इसीलिए हम सब लोगों को हमारे महापुरुषों की एक एक बात को सीखना चाहिए, एक एक बात को जानना चाहिए कि उन्होंने जो भी बात कही वो कोई अनायास ही नहीं कही। उन्होंने उस बात को सोचकर समझकर कहा, और जीवन में अगर हम उस बात को लागू कर लेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। हम अगर अभी वर्तमान संदर्भ की भी बात करें तो धम्मभूमि का भी पूरे का पूरा आंदोलन इसी बात पे टिका हुआ है कि हमें समाज को कर्ज मुक्त बनाना है। समाज कर्ज मुक्त कैसे बनेगा? समाज कर्ज मुक्त तब ही बनेगा जब वह दिखावा करना बंद कर देगा। और इसके लिए परम श्रद्धेय भंते जी के बहुत सारे प्रयास भी हैं, बहुत प्रयास भी करते हैं। उनका प्रत्येक वक्तव्य युवाओं को प्रेरणा देने के लिए ही होता है। बहुत सारे युवाओं ने प्रेरणा भी ली है। जैसे एक बहुत ही जीवंत घटना है, हम एक बार मध्य प्रदेश में थे और एक युवा, हम सब लोग थे वहाँ पे 5-6 लोग, और एक युवा आता है और भंते जी से बोलता है कि भंते जी, मुझे आपको अपने घर ले जाना है और चाय पिलानी है, क्योंकि भंते जी वहाँ दक्षिणा देने गए थे। तो भंते जी ने कहा कि भाई अभी रात हो गई है, अभी हम नहीं जाएंगे और हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। तो युवा कहता है कि भंते जी कितना जल्दी निकलना है? बोले हम सुबह 5 बजे ही निकलेंगे। तो उस युवा ने कहा कि मैं 5 बजे ही आपको चाय पिला सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर जरूर आए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो भंते जी ने उसकी बात मानी। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे का ही समय था, सर्दी का ही मौसम था, और हम लोग चारों पांचों लोग वहाँ उनके यहाँ जब गए, जाकर के देखा तो कच्चा सा मकान था। एक कमरा थोड़ा ठीक ठाक बना हुआ था, एक कमरा थोड़ा झोपड़ी टाइप में बना हुआ था, और उनकी जो जीवन संगनी थी, युवा थे दोनों के दो,
चाय बना रही थी। तो वो लड़का कहता है कि भंते जी, मुझे आपको यही दिखाना था कि मैं एक बार आपके कार्यक्रम 18 मार्च पे आगरा में गया और आपने आगरा में एक वक्तव्य दे रहे थे आप, और मैंने सुना आपने कहा कि बिना दहेज के, बिना लेन देन के, बिना पैसा खर्च किए शादी करनी है। और मैंने वो बात अपने मन में बिठा ली और मैं जब घर आया तो मैंने घर वालों से कह दिया कि मेरी शादी होगी तो ऐसे होगी। और मेरी और मेरे छोटे भाई की शादी होनी थी। हमने ऐसे ही शादी की जैसे आपने कहा। हमने कोई भी कर्ज ना तो लिया और ना ही हमने लड़की वालों से लिया। और जो पैसा हमने थोड़ा बहुत बचा रखा था, जो पैसा हमारा शादी में लगना था, कुछ दिनों बाद शादी के मैंने यहाँ पर ये प्लॉट ले लिया। और प्लॉट लेने के बाद में मैंने ये 2 कमरे बना लिए हैं। और अभी मैं भी पढ़ाने जाता हूँ, हम गांव से शहर में भी आ गए हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरी जीवन संगनी भी पढ़ाती है और मेरा छोटा भाई भी अपना काम करता है। तो हम दोनों भाई गांव से शहर में आ गए हैं। तो हे भंते जी, मुझे बस आपका धन्यवाद करना था कि आपकी एक छोटी सी सीख ने मेरा जीवन बदल दिया और मैं अब गांव से शहर की ओर आ गया। तो यहाँ पे यही हम आपको बताना चाहते हैं कि जब किसी का जीवन बदलना होता है, देखिए तथागत बुद्ध ने भी यही बात कही है कि मैं तो सिर्फ आपका मार्गदाता हूँ, मार्ग बताने वाला हूँ। कि मार्ग मैंने बताया है लेकिन चलना तो उस पे आपको ही पड़ेगा। और यही बात आज अगर हम बात करते हैं व्यवस्था बदलने की, समाज बदलने की, समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको बदलने की, समाज को कर्ज मुक्त करने की, युवा जो है हमारा युवा एक कर्ज मुक्त होकर के जीवन जिए, वो अपने जीवन को सुंदरता से जिए, इसके लिए आपको किसी ना किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और जो मार्गदर्शक आपको मार्ग बताता है, अगर आप उस मार्ग पे चलते हैं तो आपका कल्याण होगा। अगर आप उस मार्ग पे चलने का दिखावा कर रहे हैं तो आपका कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए कम से कम जो लोग बुद्ध और बाबा साहब को मानते हैं, जो लोग महापुरुषों की बात करते हैं, उन लोगों को तो इस बात पे विचार करना ही चाहिए कि आखिर कब तक हम समाज को बर्बाद करते रहेंगे। कब तक हम एक समय के खाने के लिए, आज मान लो आपने किसी के यहाँ दावत खा ली, कल कहाँ खाएंगे? कल भी तो घर पे ही बना के खाना पड़ेगा। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति संकल्पित हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले ले कि मुझे किसी के भी यहाँ खाना खाने नहीं जाना है, और हाथ जोड़कर कहे कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ शादी में इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि मैं तुम्हें कर्जदार नहीं करना चाहता। अगर मैं तुम्हारे यहाँ शादी में खाना खाने आया तो मेरे खाना खाने से तुम कर्जदार हो जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाने नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे यहाँ बारात में जाने नहीं आऊँगा। 2 ही संकल्प आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे कि बारात में नहीं जाना है और दावत नहीं खानी है। ये बात बहुत मुश्किल लगती है और बहुत बार लोग सवाल भी करते हैं, भंते जी से भी करते हैं कि भंते जी आप लोग तो भिक्षु हो गए, आप लोगों को तो जाना नहीं है। लेकिन हम लोग तो सामाजिक हैं, हम लोग तो समाज में रहते हैं, हम लोग अगर नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, भाईचारा खत्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऐसा करने से ऐसा होता है तो आपको ऐसा कर ही लेना चाहिए। ऐसे भाईचारे का भी क्या फायदा कि जो किसी एक व्यक्ति को उम्र भर कर्जदार बनने के लिए छोड़ दे। और मुझे एक बात तो बहुत अचंभित लगती है कि जब शादी होती है, शादी से पहले या कोई भी किसी के घर में फंक्शन होता है, उससे पहले तो बहुत सारे लोग आएंगे, सलाह देंगे कि आप ये कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे होता है, ऐसे होता है। बहुत सारे सलाहकार आएंगे। जैसे ही शादी हो जाती है, जैसे भी उनके घर का फंक्शन खत्म हो जाता है, तो उस घर में कोई भी ये पूछने नहीं आता है कि आपको कितना कर्जा हो गया है, आप कितने कर्जदार हो गए हैं, क्या थोड़ा सा मैं भी सहारा लगा दूं।
आप किसी एक का ही नाम बताइए कि कोई ऐसा कहता हो कि मैं भी तुम्हें सहारा लगाऊं। कोई भी नहीं समाज में आपको मिलेगा इतना लोग, ऐसा व्यक्ति की भी जो ऐसा कहे कि मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे एक व्यक्ति को मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन उसका सहारा नहीं बन सकते। इसलिए हम लोगों को ये बाहरी दिखावे, बाहरी चकाचौंध से बाहर आना चाहिए और हमें समाज को एक मजबूत समाज बनाना है। एक मजबूत समाज हमारा जब ही बनेगा जब हम पूरी तरह से संकल्पित हो जाएंगे। और शुरुआत थोड़े ही लोग करते हैं। जब थोड़े से लोग शुरुआत करेंगे तो उनको देखकर और लोग भी आएंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि देखकर ही बदलते हैं, देखकर ही प्रेरणा ली जाती है, देखकर ही सीखा जाता है। जिस तरह से दूसरी व्यवस्था देखकर ही फल फूल रही है, हम भी अगर अपनी व्यवस्था को पैरेलल में खड़ा करते हैं तो हमें भी कुछ ही लोगों को पहले आगे आना होगा और वो कुछ लोग उदाहरण बने और उन उदाहरणों को देखकर ही दूसरे लोग कहेंगे कि देखो इसने ऐसा नहीं किया तो ये कितना सुखी है, इनके घर में ऐसा नहीं हुआ तो देखो ये लोग कितने सुखी से रह रहे हैं। तो हमें समाज के लिए उदाहरण बनना है और समाज के लिए उदाहरण जो आने वाली पीढ़ी है, जो समाज का युवा है, समाज की जो लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ रहे हैं, जो जिसको कुछ बनने के, जिसको उम्मीदें हैं कि हमें कुछ बनना है, वही समाज को एक नई राह दे सकते हैं और वही समाज में इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं कि हमें दिखावे का कोई भी कार्य नहीं करना, हमें किसी भी तरह का फालतू का कार्य नहीं करना। बिल्कुल सादगी के साथ दोनों परिवारों के लोग आए और किसी भी बुद्ध विहार में कहीं भी घर में भी कर सकते हैं और आप घर में ही शादी करें, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई और नहीं। उसके बाद में आप जो भी है 50-100 लोग उनको एक सिंपल सादा भोजन भी करा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि शादी में इतनी डिशें रखनी है, शादी में इतना कुछ करना है। तो जब हम इस चीज़ पे गंभीरता से विचार करेंगे, समाज के कुछ लोग बुद्धिजीवी जो चाहते हैं वाकई में कि समाज बदलना चाहिए, समाज कर्ज मुक्त होना चाहिए, जो समाज की आज दिशा है उस दिशा को देखकर हमें लगता है कि समाज कहाँ जा रहा है, उसकी चिंता वही लोग कर सकते हैं कि जो लोग वाकई में चाहते हैं कि हमारा भाई कर्जदार ना हो, हमारा पड़ोसी कर्जदार ना हो, हमारा सगा संबंधी जो है वो कर्जदार ना हो। जब उसके मन में ये करुणा का भाव आएगा कि ये कर्जे में कोई ना रहे, सभी लोग सुखी जीवन जिए, संपन्न जीवन जिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी का कर्जा नहीं देना होता वही व्यक्ति स्वाभिमान से जी सकता है, वही व्यक्ति अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना सकता है। अगर आपको पहले ही आप कर्जे में डूबे हैं तो आप अपने बच्चों को ना तो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ना ही आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे, ना ही आप अच्छा खा पी पाएंगे, ना ही आप अच्छे से रहन सहन कर पाएंगे और ना ही आप अच्छे से अपना विकास कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने आपके जीवन में बाधा बनकर खड़ी हो जाएंगी और इसका एकमात्र यही कारण होगा कि आपने लोगों के कहने पर, लोगों को दिखाने के लिए, एक परंपरा को बनाए रखने के लिए आपने कर्ज लेकर के शादी की, कर्ज लेकर के दावत दी, कर्ज लेकर के आपने जन्म भोज किया, कर्ज लेकर के आपने आपके घर में कोई खत्म हुआ तो मृत्यु भोज किया। जब ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी तो आप भय मुक्त हो जाएंगे और आपको डर नहीं लगेगा कि मुझे समाज क्या कहेगा। भले ही समाज आपको अकेला कर दे, लेकिन आप एक दिन जरूर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे कि हाँ, इन्होंने जब हमारी बात नहीं मानी तो आज ये सुखी है। तो ये चीज़ें समाज में कुछ लोगों को करनी होगी और जब समाज में कुछ लोग ये चीज़ करने लगेंगे तो समाज एक सुंदर स्वरूप में निकल कर आएगा। समाज का एक सुंदर स्वरूप हमें देखने को मिलेगा कि देखिए जो समाज है ये सुखी है, समृद्ध है और श्रेष्ठ जीवन जी रहा है। देखिए जो व्यक्ति परेशानी में नहीं होता है, जो व्यक्ति बिल्कुल
दुखी नहीं होता है, जितना कमाता है, ज़्यादा इच्छाएं नहीं पालता है, उसी में सुखर बसर करता है, उसके व्यक्ति के घर में हर समय खुशी का वातावरण रहता है। हर समय परिवार के लोग भी तनाव में नहीं रहते हैं, घर के लोग भी तनाव में नहीं रहते हैं। अभी हाल ही 2-3 दिन की खबर है, 26 नवंबर की खबर आप लोगों ने पढ़ी भी होगी शायद, कि 2 जज राजस्थान के, लड़की भी जज लड़का भी जज, और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, कोर्ट में ही शादी कर ली, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी और के। अब वो अगर चाहते तो बहुत बड़े मैरिज होम में करते। ऐसे कुछ लोग समाज के लिए उदाहरण भी बन रहे हैं। ऐसे उदाहरणों को हमें समाज में पेश भी करना चाहिए। धम्मभूमि में भी कुछ ऐसे युवा हुए हैं जिन्होंने बिना दहेज के और बुद्ध विहार में ही शादी की है। जैसे बोरना बुद्ध विहार में बहुत शादियां ऐसी हुई हैं, जैसे आगरा के बुद्ध विहार में भी होती हैं। तो ये जो जीवन को बदलने का दौर है, अगर हम अब इस बात पे विचार नहीं करेंगे तो हम आने वाली हमारी पीढ़ियों को नहीं बचा सकते, हम समाज को नहीं बचा सकते। समाज को बचाने के लिए ये नियम तो बनाने ही होंगे। भले ही ये नियम आपको बड़े वो लग रहे हैं कि बहुत कड़े नियम है, बड़े कड़े नियम हैं, कैसे होगा, लेकिन जब हम करते हैं सब कुछ हो जाता है। बस कुछ मुट्ठी भर लोग, जैसे बंते जी कहते हैं कि मुट्ठी भर संकल्पित लोग ही इतिहास रचते हैं। उसमें मुट्ठी जैसे मुट्ठी बंद होती है, इतने ही लोग चाहिए। इतने लोग जब शुरुआत करेंगे तो दूसरे लोग तो उन्हें देखकर अपने आप ही ये चीजें करने लगेंगे। तो ये समाज के लिए बड़ी भयंकर चीज है, बड़ी गंभीर चीज है कि समाज को कर्ज मुक्त कैसे करना है। ये हमारी चिंता का पहला विषय होना चाहिए कि हम समाज जो दिन भर दिन प्रतिदिन कर्ज में डूब रहा है, लोगों के मकान बिक जाते हैं, लोगों की दुकान बिक जाती है, लोगों की जमीन जायदाद बिक जाती है, लेकिन लोगों को लगता है कि अब हमने तो अपना काम पूरा कर दिया। बस हमें समाज को ये बात ही बतानी है, ये समझाना ही है, ये दिखाना ही है। समाज बस इस बात के लिए एकजुट हो जाए कि भी हम खाना आपके यहाँ नहीं खाएंगे, आपको ऐसे करना है, इसे ही समाज कहते हैं। बाकी और तो हम जो समाज की परिभाषा बताते हैं वो हमें नहीं लगता कि वो परिभाषा सही है। सही मायने में समाज वही कहलाता है कि जो अपने व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, अपने व्यक्ति को वो कर्ज मुक्त होने के लिए प्रेरित करे। यही समाज के लिए सीख है। और समाज को और ज़्यादा समझाने के लिए एक पुस्तक भी है जो तोड़ो परंपराएं आज़ादी के लिए, परम श्रद्धेय भंते जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसमें लिखा है कि हमें किस तरह से समाज को बदलना है, किस तरह से परंपराओं को बदलना है, किस तरह से हमें समाज में जाकर के उनको बताना है कि आपको क्या क्या इसमें हानियां होंगी, कैसे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप भंते जी की ये लिखी पुस्तक समाज में देंगे, युवाओं को देंगे, तो समाज में बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि तोड़ो परंपराएं आज़ादी के लिए, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जब तक हम परंपराएं नहीं तोड़ेंगे तब तक हम स्वाभिमान से जीवन नहीं जी पाएंगे, और हम तब तक स्वतंत्र होकर के, आज़ाद होकर के भी जीवन नहीं जी पाएंगे, गुलामी का ही जीवन जिएंगे। तो हमें गुलामी के जीवन से मुक्त होने के लिए हमें कर्ज से मुक्त होना होगा। जब हम कर्ज से मुक्त होंगे तो हम मर्जी से भी, यानी कि मर्ज से भी मुक्त होंगे, बीमारी से भी मुक्त होंगे। और जब हम बीमारी से मुक्त हो जाएंगे तो हम किसी की भी मर्जी फिर हमारे पास में नहीं चलेगी कि हम किसी की मर्जी से ये काम कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमें समाज को कर्ज मुक्त बनाना है, और समाज जब कर्ज मुक्त होगा तो हम समाज को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। तो आज मैंने जो आपको ये कर्ज के ऊपर जो बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होंगी, और ये उम्मीद भी है कि जो जो इस बात को सुन रहे हैं वो संकल्पित होंगे कि हमें समाज को कर्ज मुक्त करना है, और संकल्प लेना है कि हम समाज को कर्ज मुक्त करके रहेंगे, हम अपने भाइयों को कर्ज मुक्त करके रहेंगे, कि हम कोई भी किसी तरह का कर्ज ना ही लेंगे और ना ही किसी को लेने देंगे। तो आज आप लोगों ने इन बातों को सुना,